सर जब टीएमसी ने लगातार 3 बार जीत हासिल की है, तो सर बीजेपी क्या जमीन पर नीति से ज्यादा प्रचार पर निर्भर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ ज़मीन पर भी काम किया है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर के उनके कार्यालयों को भी वहाँ तोड़-फोड़ हुई है। वहाँ पर उन्होंने बांग्लादेशियों की घुसपैठ का, मुस्लिम का, ये सारे तो ज़मीनी स्तर पर भी उन्होंने काम किया है, वहाँ संगठन भी उन्होंने अपना मजबूत किया है। यही जो मैं कह रहा हूँ कि इधर 3 इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने को निरंतर सुधारा है। और उन अपनी खामियों को दूर करने का या उनसे को काउंटर करने का या उसका विकल्प उन्होंने ढूँढने का काम किया है। तो अब वो उसमें कितने सफल हो पाते हैं। और इधर ममता जी भी अब उनके वो तेवर या उनका जो एक वो करिश्मा था, वो उस करिश्मे में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गिरावट तो आई है। और इधर भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना संगठन मजबूत किया है और एसआईआर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ने इस पर अपने को खड़ा करने की या मजबूत करने की एक भरपूर कोशिश की है। उस दिशा में उन्होंने बहुत काम भी किया है ग्राउंड लेवल पर भी। सर क्या भाजपा को लगता है कि बंगाल के जो वोटर हैं वो दिल्ली की जो जीत है उसको महसूस करेंगे, जो दिल्ली में जिस प्रकार से भाजपा जीती, तो उसका असर आपको लगता है कि बंगाल के वोटर पे भी पड़ेगा? नहीं, महेश जी, देखिए, मतलब केंद्र में भी बनी थी उनकी सरकार, राज्यों में भी बनी थी, दिल्ली में खाली नहीं थी और पूरे देश के राज्यों में तो थी। तो उसका तो कोई असर दिखाई नहीं दिया। तो दिल्ली का असर वहां के बंगाल की राजनीति पर, वोटों के बिखराव पर या वोटों के भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का कोई आधार माना जाए, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। ठीक सर। सर आप ये देखिएगा कि भाजपा और ये सही, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि भाजपा जो है सीबीआई, ईडी इन सब का खूब इस्तेमाल करती है। और अब तो उनके इस्तेमाल के बीच में जो चुनाव आयोग है वो भी एक कड़ी जुड़ गया है। चुनाव आयोग कभी भी खुल के साफ नहीं कर पाया है कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। उस पर जो धब्बा लगा हुआ है, वो धब्बा चुनाव आयोग के ऊपर बढ़ता जा रहा है और वो धब्बा जो है वो भाजपा का ही है। ऐसे में सर अगर हम देखें कि क्या इस चुनाव के दौरान भी ये अपने ईडी का या सीबीआई का भय दिखा के या किसी की दुखती नस पर हाथ रखकर कुछ खेल कर जाएंगे ईडी और सीबीआई को लेके, भाजपा कुछ ऐसे वहां पे उम्मीदवार हैं ममता के पास जिनको कुछ जो है अपनी तरफ खींच सकते हैं आपकी जानकारी में? मुझे नहीं लगता है कि ईडी इसको लेके, अगर आपको ध्यान हो, उस चुनाव के दौरान जब ईडी ने वहां दबिश देने की कोशिश की थी, तो ममता जी उस मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी धरने पर बैठ गई थी और उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं हटूंगी। और ईडी यहाँ कैसे, और वहां टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। वहां बंगाल की फोर्स सामने आ गई थी और इधर से जो केंद्रीय सुरक्षा बलों को इन्होंने किया था, उसको एक बड़ी एक गंभीर संकट की स्थिति वहां पैदा हो गई थी। तो वहां की बाकी जगह तो ईडी का, सीबीआई का प्रभाव देखने को मिला है, लेकिन बंगाल में उसका भरपूर कोशिश उन्होंने ईडी की भी की। वहां के कई लोगों को उन्होंने तोड़ लिया जो घोटालों में थे। वो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, सार्वजनिक है, कोई छिपाव नहीं है। और उसके बाद फिर टकराव हुआ। तो वो वहां, लेकिन वहां ईडी का और सीबीआई का बंगाल में कोई बहुत असर नहीं, क्योंकि ममता जी इस मामले में बहुत एग्रेसिव और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। वो तुरंत जहां ऐसी स्थिति होती है तो वह लाव लश्कर के साथ वो खुद ही जमीन पर आ जाती है और जमीन पर बैठ जाती है कि आओ तुमसे निपट लेंगे। तो वो पूरी तरीके से एक युद्ध की स्थिति में आ जाती है, वोटों की राजनीति के लिए, अपनी सत्ता के लिए, या ईडी और उसके दबाव को वो कहीं ना कहीं मुठरा करने का काम करती रही हैं। अब उसमें इसमें से कितने लोगों को, इससे पहले तो बड़े बड़े जो भारतीय तृणमूल कांग्रेस के धुरंधर लोग थे, उनको उन्होंने अपनी तरफ ले लिया था, जो घोटाला था उस मामले में, लेकिन उससे सरकार तो नहीं बन पाई। या ईडी का जब उन्होंने ड्यूरिंग इलेक्शन या उस दौरान उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि लोग टूटे, लोग डरे, लेकिन ममता जी ने उनको साथ लिया था और ममता जी खुद मैदान में उतर आई थी, बजाय इसके कि उनके कार्यकर्ता और नेता आते और बयानबाजी करते। वो बयानबाजी पे भरोसा नहीं करती हैं, वो खुद ही मैदानी जंग में कूद जाती हैं। ये उनकी एक ताकत रही है ममता जी की, और शायद वो बड़ी ताकत है। ठीक बात है सर। जो है भाजपा जो है दिलीप घोष जैसे पुराने नेताओं को वापस
बुलाने से भाजपा को क्या फायदा होगा, या क्या यह बस एक खाली राजनीतिक ऐलान है? देखिए, राजनीति परसेप्शन की होती है और ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है दिलीप जी को वापसी लेने के, संकेत देने के, लेने के, ये सारी चीजें हैं। उससे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कहीं उसका एक एक कली को देखिए, जो मैंने बात आपसे कह रहा हूं उसमें ये भी एक फैक्टर शामिल किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी, अब वो आप देख रहे होंगे कि इधर वो ईडी का और सीबीआई का प्रयोग बंगाल में अपेक्षाकृत बहुत कम कर रहे हैं। मतलब वो जान रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट निगेटिव हो जाता है, वहां की जनता हमारे हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है कि ये दुरुपयोग कर रहे हैं और ये जानबूझ के ईडी का और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए लेकिन उसके बावजूद चूंकि वो वहां के प्रभावी हैं, नेता हैं, वो ऐसे नेता नहीं हैं, जमीन से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो असर होगा। वही बीजेपी ने धीरे धीरे यही काम कर रही है, चाहे वो एसआईआर हो, चाहे हिंदू मुस्लिम का कार्ड हो, चाहे दिलीप जी को जोड़ने का हो, जमीनी स्तर पर संगठन को अपने मजबूत करने का हो, ये सारे काम बीजेपी ने पिछले एक लंबे समय से 10 वर्ष में वहां अपनी जो जमीन थी ही नहीं, और वहां उन्होंने अपनी जमीन बना ली, वहां वो जनसभाएं होने लगी, वहां लोग जुटने लगे, तो ये बीजेपी की उपलब्धि तो मानी जाएगी। सर, जो वोटर, जैसे कि हम एसआईआर से ही जुड़ा हुआ मामला है कि जो एसआईआर को लेके चुनाव आयोग के बुकलने, और चुनाव आयोग पर जब कोई बात आती है तो भाजपा के नेता ही बीच में कूद के आ जाते हैं, तो इससे साफ क्लियर हो जाता है कि भाजपा क्यों बीच में कूदती है। तो चुनाव आयोग जबकि एक संवैधानिक संस्था है और वो उस पर लगते हैं, सफाई जो है भाजपा देने लग जाती है। तो सर, वोटर लिस्ट के जो विवाद है उसमें बीजेपी की भूमिका कितनी स्पष्ट है? क्या यह राजनीति से ज्यादा अराजकता पैदा कर रहा है? सर, आपको क्या लगता है? अब इसको अराजकता भी कह सकते हैं, क्योंकि वोटों की राजनीति के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए अब जन सरोकारों का तो मुद्दे रह नहीं गए हैं कि जन सरोकारों के आधार पर जीत के आए, बिल्कुल ठीक बात, या मूल्यों के आधार पर जीत के आए। अब तो सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों ने और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति अपनाई है, उसमें उन्होंने कोई भी अस्त्र अपने खाली नहीं रखे। साम दाम दंड भेद जो भी हो सकता है उस सब का प्रयोग किया, चाहे सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो। हालांकि इतनी फजीयत होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से ही चल रही, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही है, क्योंकि वो उनके अन्य राज्यों में जीत का एक कहीं ना कहीं एक बड़ा आधार बनते हैं। जमीनी कार्यकर्ताओं के हिसाब से अब ये चर्चाएं तो रहती हैं कि अब ये सब सरकार के साथ, ऐसा नहीं है। सरकार के साथ पहले भी कहीं ना कहीं ईडी भी काम करती थी, सीबीआई भी काम करती थी, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी, लेकिन वो एक पर्दे में रहता था। अब ये इन्होंने बिल्कुल बेपर्दा करके सामने कर दिया। बोले नहीं, ये मतलब उनको एक, अगर ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि उनको ये कर दिया कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं ईडी के रूप में, सीबीआई के रूप में, आयोग के रूप में। आप भी सर बहुत दिलचस्प बात करते हैं। नहीं, अब जो फैक्ट है, मतलब अब पहले भी मैंने आपसे तो तुलनात्मक बात कही कि ऐसा नहीं है कि पहले चुनाव आयोग कहीं ना कहीं नहीं करता था। मतलब पहले भी फर्रुखाबाद में डॉक्टर लोहिया चुनाव कन्नौज से जब दूसरा लड़ रहे थे, तो एसएन मिश्रा के साथ, उनका कांग्रेस के थे, और वो मात्र उनको जब हरा दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं आयोग की, मतलब आयोग से मतलब मेरा खाली चुनाव आयोग दिल्ली से नहीं है, चुनाव आयोग के अधीन जो भी हो, जहां भी हो, जिलों में हो, कहीं भी हो, तो वहां उनको हरा दिया गया था। लेकिन वहां समाजवादी कार्यकर्ता जो है मार, उन्होंने हल्ला गदर काट दिया, और उसके बाद 400 कुछ वोटों से ही डॉक्टर लोहिया, जब रिकाउंटिंग हो नहीं रही थी और डीएम होने नहीं दे रहे थे, लेकिन ये लोग सब डीएम के ऊपर चढ़ गए, डीएम का कार्यालय घेर लिया और जूते चप्पल हाथ में लेके दौड़ पड़े। तो तब फिर उसके बाद जो है वो डीएम को करानी पड़ी, और उसमें डॉक्टर लोहिया 400 कुछ वोटों से जीते थे। तो ये आयोग का प्रभाव तो तब भी था, लेकिन तब एक ढका हुआ था, दबा हुआ था। तब वो एक ये नहीं शो करते थे कि नहीं, हम कार्यकर्ता भी हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही है, तो वो नहीं था। लेकिन अब तो आप कोई शिकायत करिए, उन्होंने कहा चलिए आगे बढ़िए, हाँ, आगे बढ़िए।
हाँ, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं, तो वो एक प्रकार से ये परसेप्शन आम लोगों में, राजनीतिक दलों में या प्रबुद्ध लोगों में तो है ही। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये लोग अब भारतीय जनता पार्टी के एक्टिविस्ट के रूप में काम करने लगे हैं, ना कि ये ईडी और सीबीआई के रूप में। और इसीलिए अगर आप देखें तो मतलब चुनाव आयोग से 2 लोगों ने इस्तीफे दिए थे। क्यों दिए थे? तो कहीं ना कहीं वो अर्दब में नहीं आए, वो दबाव पड़ा, उन्होंने कहा नहीं भाई ये हम मतलब जेब तो काटेंगे लेकिन अब ऐसे सूरज की रोशनी में डकैती नहीं डालेंगे। ठीक बात है सर। कोलकाता में बीजेपी का लक्ष्य 28 में से 20 सीटें जीतने का है। सर आपको क्या लगता है कि ये लक्ष्य जो है उनका कहीं साबित हो गया, या सिर्फ एक जुमला है, या रणनीति है वोटरों को बहकाने की, भ्रम में डालने की, अपनी ओर खींचने की? नहीं, ये तो देखिए 2 चीजें देख लीजिए, ये तो उनकी रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में कहा था कि 80 में 80 जीतेंगे, वो घट के आ गए 30 के 35 के इर्द गिर्द आ गए, सिमट गए। आप 400 प्लस लेंगे, वो कहाँ गए, लबेबाम पहुंच गए। अगर सहयोगी दल ना हो तो सरकार बनना मुश्किल हो गई। तो ये तो राजनीति के फंदे हैं। ये तो कहते ही है कि चाहे जमानत जा रही हो लेकिन देखने के लिए कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे, ताकि एक ये राजनीति परसेप्शन की होती है, तो वो परसेप्शन बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और इस मामले में बीजेपी से कोई जीत नहीं सकता परसेप्शन बनाने में। वो जो है सुतली को भी कोबरा बना देते हैं। सही बात है सर। जब तक कोबरा है नहीं है, 15-15 लाख रुपए ब्लैक मनी का हर किसी के अकाउंट में डलेगा या नहीं डलेगा, लेकिन तब तक इलेक्शन तो ओवर हो ही जाता है ना सर। हाँ हाँ, फिर उसके बाद 15 लाख मिले ना मिले, लेकिन हम तो अब शपथ ले आए। सर ये 15 लाख वाली बात में मैं आपको बताऊं कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस था तो भाजपा सरकार में नहीं थी, और राम जेठमलानी भी पेश होते थे भाजपा की तरफ से। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वे कमेटी बनाई जाएगी और विदेश से पैसा जो है उसकी जांच करेगी और पैसा आएगा, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा यही बना दिया था कि काला धन कांग्रेस ने काला धन स्विट्जरलैंड में रखा है, विदेशों में रखा है, पर हम उसको लेके आएंगे और 15-15 लाख रुपए हम जनता के अकाउंट में डालेंगे। तो सर इस बात का मैं गवाह हूं कि हमारे घर में जो नौकरानी जिसको हम सहायिका बोला जाता है वो है, तो उसने स्पेशली मुझसे पूछा कि सर मेरा अपना अकाउंट है, उसका ना 2 अकाउंट थे जो इन्होंने प्रधानमंत्री योजना के तहत भी खुलाया था, जीरो वाला, कि सर मैं उसको रखूं या बंद करूं। मैंने कहा देख तेरा जो पुराना अकाउंट है वो चाहे बंद कर दे, लेकिन जो गरीबों के नाम पे खोला गया है उसको चालू रख, क्या पता पैसे आ जाए। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने हल्ला मचाया, खूब सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर इनके वकीलों ने हल्ला किया, और उसके बाद सर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सिक्योरिटी में एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल स्पेशली मेरे पास आए, वो सोचते कि जर्नलिस्ट के पास काफी खबरें होंगी, सोच के कि सर वो 15-15 लाख रुपए आएगा। सर मैं ना सच बताऊं, दिल से मैं मना नहीं कर पाया उनको। मैंने कहा देखो क्या पता आ जाए। तो सर जब हम जर्नलिस्ट इस उसमें थे कि भाई आदमी कितना झूठ बोलेगा सर, हम तो इसी उसमें थे ना जी कि कितना झूठ बोलेगा, पर ये तो सर बहुत अति निकली, और खुद उन्होंने अमित शाह ने कह दिया था बाद में कि ये तो जुमला था हमारा। तो सर जुमला बनाने में तो शायद ये माहिर है ये लोग, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं नहीं, यही क्यों कह रहे हैं आप? दूसरा ये आपने एक उदाहरण दिया, एक उदाहरण इनका खुद ले लीजिए भाई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक ये नियम बना दिया। ये उनने बनाया, ये कोई राहुल गांधी ने, ममता बनर्जी ने या तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने नहीं बनाया कि मतलब जो है 75 साल के बाद जो है अब आप लोग जो है वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। लेकिन जब देखा कि ये तो पता लगे प्रधानमंत्री को ही निकलना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा संविधान में तो लिखा नहीं है कि 75 वर्ष बाद लिखा जाएगा। हम 175 वर्ष भी रह सकते हैं अगर हम जिंदा रहते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? मोदी जी आए तो सारे सीनियर लीडर इसी बात पर निपटा दी। वो अच्छा, वो उनका वो जैसे 15 लाख का दे के उन्होंने वोट ले लिए, वैसे ही उन्होंने 75 वर्ष का कि नहीं अब आप जो है वो, अब आपको घर बैठ के आप हमारे मार्गदर्शक बन जाइए। तो मार्गदर्शक आपको हमें तो बना दिया, लेकिन जब खुद नंबर आया तो उन्होंने कहा मार्गदर्शक की कोई यहाँ व्यवस्था ही नहीं संविधान में, मार्गदर्शक कहाँ होता है? हमें मार्गदर्शक की जरूरत नहीं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर कि बीजेपी के सर बड़े बयान, और हम बोले वर्सेस यानी कि बनाम, बीजेपी के बड़े बयान बनाम जनता की उम्मीद, क्या बंगाल की जनता भारी भाषणों या ठोस योजनाओं को याद रखेगी सर? जो भाषणों के अंदर बड़े बड़े ऐलान करेंगे, योजनाएं बताएंगे।
नहीं, ये तो पिछले लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन में भी उन्होंने कोई ऐलानों में कोई कमी नहीं रखी थी ठीक बात। या किसी चीज में कमी नहीं रखी थी। लेकिन उसके बाद भी चूंकि मैंने जो एक मूल बात आपसे अपने जो मेरी अपनी छोटी समझ है कि बंगाल के लोगों का सोचने का दायरा बिल्कुल अलग है। वहां जातिगत आधार पर नहीं है कि ये चटर्जी हैं, ये बनर्जी हैं, ये मुखर्जी हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में है, वैसे नहीं है वहां। तो वहां सिर्फ एक फैक्टर है जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने देश के 80% हिंदुओं को ये कह के मतलब जो है ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आपका हक छीनते हैं, आपको तुम ये बढ़ जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे, इस ढंग का जो एक सपना या एक उन्होंने स्वेटर बुना बहुत शानदार जाड़े में, तो उसमें तो आ गए। लेकिन बंगाल में इस ढंग की कोई चीज नहीं है। बंगाल तो वहां खाली एक ही चीज, बंगाली अस्मिता, हमारी अस्मिता से खिलवाड़ करेगा तो हम कुछ नहीं मानेंगे, चाहे हम भूखे बिक जाएं। ठीक बात। तो ये फैक्टर वहां का, जो ममता बनर्जी पूरी तरीके से उसको लोगों को जगाती रहती हैं। ममता जी बंगाल की अस्मिता को बचाए रखने के लिए वो लड़ती भी हैं, या उन इश्यूज को लेके वो सड़क पर खुद कूदती हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को कुदाने का काम भी नहीं करती हैं, वो खुद कूद पड़ती हैं। जहां देखती है कि यहाँ बंगाल की अस्मिता से कोई खिलवाड़ हो रहा है, उसमें वो कूद पड़ती हैं। ठीक बात सर। हमने आपका काफी समय लिया, बस एक छोटा सा सवाल ये है और आखिरी सवाल है कि सर अगर जोड़ रहा हूं मैं साथ में कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में नहीं जीत पाई तो क्या सर बीजेपी का ये मॉडल बनाम मजबूत स्थानीय रणनीति या राजनीति की लड़ाई एक बार फिर हार मान जाएगी? नहीं, देखिए बंगाल बीजेपी हार मानने वाली तो नहीं है। वो 2 से कहां तक पहुंच गई, वो पार्टी नहीं है, ये कैडर बेस पार्टी है। और संघ पीछे उनका एक बड़ा कार्यकर्ताओं का एक हुजूम है। तो उसमें उससे हार तो मानने वाली नहीं है बीजेपी, चाहे वो 4 बार और हार जाए, लेकिन वो वहां संघर्ष तो करती रहेगी और कोशिश तो करेगी। लेकिन वो वहां पर ये जो जब तक वहां बंगाली अस्मिता से ये अपने को नहीं जोड़ेंगे, तब तक मायावती को क्या नाम ममता बनर्जी को चोट दे पाना या उनको उनसे सत्ता को खींच लेना बहुत आसान नहीं होगा। हालांकि अब की मैंने पहले भी कहा कि अब की रिजल्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो बिसात बिछाई है, जो मोहरे चले हैं, जिस ढंग से मतलब शतरंज की चाल चली जा रही है, उससे अब की ममता बनर्जी भी परेशान है। और वो भी जान रही है कि ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से सत्ता चली जाए। ये डर उनको भी सता रहा है, इससे पहले उनको डर नहीं सता रहा था। सर ये जो आपका बंगाली अस्मिता वाला जो सोच है ना सर, इसमें जो है ममता बनर्जी बिल्कुल फिट है, भाजपा फिट नहीं हो पाएगी पूरी तरह से, जो कि मेरा अपना मानना है। और शायद आप भी इस बात से सहमत हो जाएंगे, क्योंकि वहां जब मोदी पहुंचेंगे या अमित शाह पहुंचेंगे और भाषण देंगे और भीड़ जुटेगी, चाहे भीड़ कैसे भी जुटाए, प्रायोजित हो, पैसे दे के बुलाई जाए, चाहे जनता किसी भी वजह से आ जाए, लेकिन सर कभी भी बंगाल की या बंगाल ही बोले हम या बंगाल की अस्मिता बोले, उसके अंदर जो हमारे गुजराती बंधु हैं मोदी जी और अमित शाह, वो कहीं फिट नहीं होते। हाँ, वहां की राजनीति में ये लोग अभी तक तो अनफिट साबित हुए हैं। और वहां कभी इनका कोई, अगर आप पहले देखें तो इनका वहां कोई वजूद भी नहीं था। वहां कांग्रेस, वामपंथी, फिर उसके बाद जो है वामपंथी ममता और कांग्रेस, ये सब रहा। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये बड़ी उपलब्धि होगी अगर वहां ले लेते हैं, तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और वो जब ये तब तक मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा जब तक भारतीय जनता पार्टी ये बांग्लादेश क्या नाम बंगाल के लोगों को या बंगालियों को ये भरोसा नहीं दिला पाएंगे कि आपकी अस्मिता का हम इनसे ज्यादा बेहतर अस्मिता की रक्षा करेंगे। ठीक बात। चलिए सर, आपका बहुत समय लिया हमने, आपने आप चर्चा की इस नए साल पे। हम दोबारा से अपने दर्शकों को नए साल मुबारक बोल दें सर, और आप भी आए इसमें शामिल हुए, हमें अच्छा लगा सर। और बहुत जल्दी फिर एक नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे।
सर नमस्ते। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।